तो AS5 हमें किस बारे में बातचीत करता है? AS5 है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। हमारे इस पीरियड में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये हमें इस बारे में बताता है। प्रायर पीरियड आइटम्स के बारे में बताता है और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी में हमने चेंज किया तो उसको कैसे आप डील करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे। तो AS5 क्या है? क्लासिफिकेशन है और डिस्क्लोजर है। कुछ आइटम P&L में जो हम हर एक एंटरप्राइजेस बनाती है, प्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म बेसिस पर, तो हम क्या डिस्क्लोज करें, क्लासिफाई करें, ये बताने के लिए है AS5। दिस एनहेंसेस द कंपेरेबिलिटी। हम कंपेयर करवाते हैं अलग अलग बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अलग अलग टाइम की स्टेटमेंट को भी हम कंपेयर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस दोनों टाइप का हो सकता है। Accordingly, AS5 requires the classification and disclosure of extraordinary and prior period items. तो जो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है उसे भी अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्रायर पीरियड आइटम को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स विच P&L विद इन P&L फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज अलग दिखाई दें और प्रायर पीरियड आइटम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अलग दिखाई दें, ऐसा अरेंजमेंट किया जा रहा है। It also specify the accounting treatment for change in accounting estimate and the disclosure to be made in financial statement regarding changes in accounting policy. The statement does not deal with the tax implications of extraordinary items, prior period item, changes in accounting estimate and change in accounting policy. वो नहीं बात कर रहे हैं, केवल उसकी एडजस्टमेंट के बारे में, टैक्स के बारे में उसमें डील नहीं करता। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। क्या होती है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज? आर द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज as part of its business and such related activity which is the enterprise engages in furtherance of incidental or arising from this activity. There are the basic activity of the firm. तो जो एक्टिविटी बिजनेस में आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं और जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, जैसे हम GST में भी हम बात करते हैं, या बिजनेस से इंसिडेंटल होती है या बिजनेस से अराइज हो रही है एक्टिविटीज, वो सब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या है? आर इनकम और एक्सपेंस दैट अराइज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन अदर देन द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, देयरफॉर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अकर रेगुलरली। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। Prior period items are income or expense which arise in the current period as a result of errors or omission. ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रायर पीरियड आइटम क्या होंगी? जो एरर या ओमिशन की वजह से आएंगे। द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर पीरियड्स, एरर और ओमिशन, ठीक है, उसे हम प्रायर पीरियड आइटम बोलेंगे। Accounting policies are the specific accounting principle applied in presentation and preparation of the financial statements. Net profit or loss for the period. All item of income and expense which are recognized in a period should be included in the determination of net profit or loss for the period. The net profit or loss for the period comprise the following. Each of them should be disclosed, either ordinary activity or extraordinary items. तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है? अभी अभी हमने बात करी है ना। तो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी व्हेन आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंसेस हम बिजनेस के हिसाब से देखते हैं कौन सी है ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए चलती हैं, है ना। Although these item of income expense are not extraordinary item, the nature and amount of such item may be relevant to the user of financial statement. उनमें भाई ऑर्डिनरी एक्टिविटी की भी तो चीजों को देखना पसंद करेंगे, तो जो मटेरियल आइटम है उन्हें अलग से डिस्क्लोज किया जाता है ना। जैसे इन्वेंट्री को अगर कॉस्ट की बजाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाया तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। अगर आपने कोई असेट इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड असेट को बेचा है
तो बताना पड़ेगा, प्रोविजन बनाया था रिवर्स किया बताना पड़ेगा, लिटिगेशन सेटलमेंट कोई हुई है तो बताना पड़ेगा, सब बिजनेस से रिलेटेड है। व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स? तो वो है जो अलग है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और जो एक्सपेक्टेड नहीं है होने की। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज इन द इनकम स्टेटमेंट, द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन ए मैनर कि उसका करंट ईयर पर इंपैक्ट अलग से हमें दिखाई दे और पता चले। भाई आएगा तो P&L में ही। तो एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में बी लॉस बाय फायर, लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंटरप्राइज, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर इन सब्सिडरी एंड मर्जर। ये रोज की, अब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, वो तो बिजनेस में चलता रहता है, बिजनेस से रिलेटेड है, एंसिलरी है, फर्दरेंस है, वो होता रहता है। लेकिन आग लगना, चोरी होना, अर्थक्वेक ये नहीं है, रेगुलर नहीं है और बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है ना। Whether an item is extraordinary or not depending on the nature of the event in relation to enterprise. An event may be extraordinary for one but not extraordinary for another. However, claim from policyholder arising from earthquake do not qualify as an extraordinary for the insurance company. भाई इंश्योरेंस कंपनी के लिए अर्थक्वेक वगैरह लॉस ये तो नॉर्मल हो गया ना उनके लिए, और आपके लिए एबनॉर्मल हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए लॉस ऑफ 5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ, किसी ने चोरी कर लिया, घपला कर दिया है ना, तो आपने उसे सैलरी में डाल दिया। क्या ये सही है? क्यों नहीं है सही? क्योंकि ये अलग से डिस्क्लोज, इवन दो है ना, ये बिजनेस में अगर मान लिया पहले भी रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, फिर भी आपको इसे अलग से तो शो करना पड़ेगा, है ना। तो शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, और इसे सैलरी में मर्ज आपको नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नरी आइटम अलग होती हैं और एक्सेप्शनल आइटम अलग होती है। तो अगर हम देखें AS5 में कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, यहाँ तो एक्सटर्नरी आइटम की बात हो रखी है ना, प्रायर पीरियड आइटम की बात हो रखी है। लेकिन अगर हम स्केड्यूल 3 देखें कंपनीज एक्ट का, तो वहां लिखा होता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर वहां एक्सेप्शनल आइटम अलग से लेस होती है, एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम अलग से लेस होती है। However, the same has been used for better understanding of requirement. A student may provide a suitable note. When item of income and expense within profit or loss from ordinary activity are of such size or nature or incident disclosure is required to performance of enterprises. तो उसे एक्सेप्शनल आइटम का मतलब है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही है, लेकिन उसका नेचर और अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा हो गया जो जनरली नहीं होता। जैसे मान लिया कोविड में हो सकता है कि आपका एक दवाइयों का काम है और उस दौरान आपके मास्क की बिक्री इतनी ज्यादा सेल होने लग गई जो जनरली तो होती नहीं और फिर बंद हो गई, तो हम कह सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम हो गई। वैसे तो बिजनेस से रिलेटेड ही है लेकिन एक्सेप्शनल हो गई, बाद में भी नहीं है, पहले भी नहीं है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम which is not of the ordinary business activity, exceptional item related to ordinary activity of business but exceptionally high क्वांटिटी या अमाउंट हो गई जिस वजह से इसमें चेंजेस आ रहे। तो सर्कमस्टेंसेस क्या है जिसकी वजह से आप सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे? तो WDV ऑफ द इन्वेंट्री, जो WDV इन्वेंट्री है उसे आप कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर दिखाते हैं, है ना। तो WDV ऑफ द इन्वेंट्री उसे हम क्या दिखाते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, है ना। और तो आपको उसे अलग से दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने उसे WDV रिटर्न डाउन करा है इन्वेंट्रीज को। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइजेस, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन को बताना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को सेल करा है, उस पर प्रॉफिट लॉस उसे बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज किया है, कोई लेजिस्लेटिव चेंजेस है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, लिटिगेशन सेटलमेंट है और कुछ भी है, तो उसको आप अलग से दिखा सकते हैं। प्रायर पीरियड आइटम्स, तो हमने क्या कहा था, मैंने आपको जब डेफिनेशन में बता रहा था मैंने वहां पर लिखवाया था कि ये ओमिशन और एरर पास्ट
ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है ना। पिछले पीरियड का एरर ओमिशन है, इस पीरियड में है तो उसे प्रायर पीरियड में कहेंगे। पिछला मतलब इमीडिएट पिछला नहीं है, पिछले कुछ सालों पुराना भी हो सकता है। एरर में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकता है, अकाउंटिंग पॉलिसी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट और रीजन हो सकते हैं। द नेचर ऑफ अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज P&L, ये कि करंट ईयर पर इम्पैक्ट आपको पता चल सके कितना हुआ है। प्रायर पीरियड आइटम जनरली इनफ्रीक्वेंट नेचर के होते हैं, मतलब नॉन रिकरिंग टाइप के होते हैं, और ये अलग होते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को आप एरर नहीं बोल सकते। भाई आज आपको लग रहा है आपकी मशीन 10 साल चलेगी, 2-3 साल के बाद पता चला 10 साल की लाइफ आपने सोची थी 3 साल हो गए, 7 साल की बजाय अब तो 3 साल ही और चलेगी, 4 साल और चलेगी। तो ये एरर नहीं है, एस्टिमेशन था, समय के साथ चेंजेस हो रहा है, एरर नहीं है। अकाउंटिंग एस्टिमेट बाय देयर नेचर आर अप्रोक्सीमेशन, मतलब अप्रोक्सीमेशन है ना, दैट मे नीड रिवीजन। जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे इनकम और expense recognized on the outcome of contingency which may previously could not be estimated reliably does not constitute a prior period item। भाई आपने एक कंटीजेंसी थी, पिछले साल नहीं लिखा, इनकम नहीं लिखी, इस साल हो गई इनकम, तो अब ये नहीं कह सकते ये एरर ओमिशन है, नहीं, हमने छुट्टी नहीं, जानबूझ के नहीं लिखी क्योंकि उस समय हम सर्टेन नहीं थे, है ना। लेकिन कोई चीज गलती से छूट गई, लिखना भूल गए, लिखा ही नहीं, पता ही नहीं चला, वो है एरर ओमिशन। Prior period items are normally included in determination of net profit or loss of the current year. Alternate approach is to show such item in the statement of P&L after determination of current year। अब करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल के प्रायर पीरियड आइटम को बाद में भी लेस करके दिखा सकते हैं। दोनों ही केस में करंट आपको अलग से बताना पड़ेगा कि ये प्रायर पीरियड आइटम। एन कंपनी हैज बीन रिसीविंग एंड पेइंग प्रोविजनल इलेक्ट्रिसिटी बिल in respect of electricity consumption for the last 5 years। 5 साल से ये अंदाजे से जमा कराने में लग रहे थे। करंट ईयर में इनके पास 10 लाख रुपए का बिल आया बिजली का, 3 लाख रुपए का इस साल का, 7 लाख रुपए का पिछले 5 सालों का। तो हम कह सकते हैं कि ये एरर है। भाई एग्रोल बेसिस पे जो एक्चुअल है वही तो दिखाना चाहिए आपको। आउट ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ 10 लाख, जो पिछले 5 सालों का 7 लाख है, तो एरियर ऑफ फाइलर हैव एमर्ज ड्यू टू एरर, दिस इज ए प्रायर पीरियड आइटम। और जो करंट ईयर का है वो सही है, तो हमें करंट ईयर में 3 लाख और 7 लाख रुपए हमें प्रायर पीरियड आइटम में दिखाने चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, व्हाइल फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी को पता चला कि पिछले साल स्टॉक की शीट बनाते हुए, जैसे होता है ना पेज पलट रहे हैं, तो 2 पेज इकट्ठे पलट गए और वो 2 पेज का स्टॉक टोटल में ही रह गया लिखने से, तो ये ओमिशन है, एरर एंड ओमिशन है। तो वो 25 लाख रुपए का था माल, तो वो ओपनिंग स्टॉक में भी नहीं आया होगा इस साल के, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक में ऐड करोगे आप उसे, और पिछले साल का प्रॉफिट कम हो गया था ना, इस साल का तो आपने ठीक कर दिया, पिछले साल का कम हो गया था, तो P&L में बैलेंस कम है, वो क्रेडिट करना पड़ेगा, किस नाम से, प्रायर पीरियड इनकम के नाम से। Illustration number 4, from the past 5 years an old outstanding balance of 50,000 creditors चलता हुआ आ रहा है। Company is certain that this amount is not payable due to one or more reason, therefore it decide to write off the current year's books। तो इनकम मानना चाहते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। The company treats 5,000 as prior period item and made the adjustment accordingly। Company of the view that since sundry balances were recognized in the prior period, its written off should be treated as a prior period item। देखिए प्रायर पीरियड आइटम होती है एरर और ओमिशन, है ना। तो कंपनी इज नॉट करेक्ट एज पर AS 5
इनकम और जो करंट ईयर में है एरर और ओमिशन की वजह से, राइटिंग ऑफ एन ओल्ड आउट स्टैंडिंग बैलेंस इन द करंट ईयर, जो पिछले 5 सालों से चलता हुआ आ रहा है, ये एरर या ओमिशन थोड़ी ना। इट इज जस्ट ए प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द कंपनी टू राइट ऑफ आफ्टर 5 years, अगर हमने पेमेंट नहीं करा तो ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो एस्टिमेटेड हम चेंजेस करते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाने के लिए भी हम हर साल एस्टिमेट करते हैं, है ना। रिवीजन भी होता है एस्टिमेट का। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, क्योंकि ये तो एक इसका इनहेरेंट फीचर है कि एस्टिमेशन होता है, जैसे इंफॉर्मेशन आती है ज्यादा उसके हिसाब से। बाय नेचर अप्रोक्सीमेशन है, और रिवीजन इसको बार बार करना पड़ता है ना। इनकम और एक्सपेंस ऑन द आउटकम ऑफ कंटीजेंसी विच प्रीवियसली कुड नॉट एस्टिमेट रिलायबली डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए प्रायर पीरियड आइटम। सचिन ने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, यूजफुल लाइफ उसे लगा 10 साल है, और डेप्रिसिएशन वो 10% लगाने लग गया। 5 साल के बाद जब 5 लाख की वैल्यू बची है और 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका है, तो इन्हें ये पता चला कि ये केवल 2 साल ही और चलेगी। तो अब बचे हुए 2 साल में आपको 2.5 लाख रुपए राइट ऑफ करना पड़ेगा ना, है ना। तो अगले 2 साल में 2.5 लाख रुपए करना पड़ेगा। तो ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अभी इस चैप्टर में आगे आने वाली है, हेडिंग में था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए बहुत कायदे नियम है, आप पॉलिसी ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। पॉलिसी चेंज होगा तो उसमें क्या चेंजेस है करंट ईयर फ्यूचर में, वो सब लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो बहुत सारी बातें हैं। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अलग है। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एक नॉर्मल चीज है ना। इन द सेम एग्जांपल हम एज्यूम करें कि चेंज इन लाइफ नहीं है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि द मैनेजमेंट बाय मिस्टेक कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन द 5th ईयर एज 10% ऑफ 6 लाख इन प्लेस ऑफ 5 लाख, है ना। नहीं, इन प्लेस ऑफ 10 लाख, 10 लाख है ना। तो 1 लाख की जगह इन्होंने गलती से 60,000 रुपए का लगा दिया, है ना। और अगले साल, पिछले साल का बचा हुआ 40,000 और इस साल का 1,40,000 लगा दिया। यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रायर पीरियड आइटम था, क्योंकि एरर थी पिछले साल। इन सच ए केस 1 लाख को तो हमें डेप्रिसिएशन लिखाना पड़ेगा और 40,000 रुपए प्रायर पीरियड आइटम दिखाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एरर था ये, तभी हमने पिछले साल का सही नहीं लिखा था। एज पर AS 10 PP प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रेजिडुअल वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ रिव्यू करना चाहिए हर साल के एंड में, है ना। और जो भी डिफरेंस है उसको हमें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते हुए हमें AS 5 के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। और AS 5 क्या कहता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी इंक्लूडेड इन नेट प्रॉफिट इन द पीरियड ऑफ चेंज, है ना। अगर हमने इस साल करा तो चेंज कर देंगे, और फ्यूचर में भी इसका इफेक्ट डालना चाहिए, ठीक है। For example, a change in the estimate of the amount of bad debts is recognized immediately and therefore affect only the current period. However, a change in estimated life of the depreciable asset will affect in the future year also. क्योंकि हमारा एस्टिमेट ऐसा भी हो सकता है जो कई सालों को इफेक्ट करे, है ना। The effect of change in accounting estimate should be classified using the same classification in the statement of P&L as used previously for the estimate. मतलब जो पहले से चलता हुआ रहा वही दिखाना चाहिए, अलग से आपको डिस्क्लोजर में लिख सकते हैं, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हमने एस्टिमेट में चेंज किया है, इसकी वजह से इस साल इतना फर्क आया, लेकिन उसको P&L में अलग से शो करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रायर पीरियड आइटम की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। To ensure the comparability of financial statement of different period, the effect of change in accounting statement which previously included in the P&L
from ordinary activities included in the same component. मतलब जो नाम पिछले साल जिस नाम से खर्चा आया था उसी नाम से इस साल भी खर्चा आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन, याद है हमने कहा था 5 साल तक 1-1 लाख लगा रहे हैं, अब हमारे बचे हुए 2 साल में 2.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन के नाम से ही आएगा। The effect of change in accounting estimate that was previously included an extraordinary item is reported as an extraordinary item. कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था पिछले साल, तो वो भी इस साल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ही आएगा, उसका हेड चेंज नहीं करेंगे। एक्सपेंस और इनकम का हेड होता है ना, वो चेंज नहीं करेंगे। The nature and amount of change in accounting estimate which has a material effect in the current year और which is expected to have in the subsequent should be disclosed। ही मैंने पहले बोल दिया अभी आपको कि उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं आप। If it is impracticable to quantify the amount, तो ये भी आपको बता देना चाहिए डिस्क्लोजर में कि हम अमाउंट पता नहीं लगा पा रहे फ्यूचर में कितना चेंज आएगा। Sometimes it is difficult to distinguish between a change in accounting policy and change in accounting estimate. In such case, the change in treated as a change in accounting estimate with appropriate disclosure. पता नहीं चला ये change in accounting estimate है या change in accounting policy, तो आप उसे change in accounting estimate मानो, disclose कर दो कि ये change है। Accounting change, change in accounting estimate क्या क्या है? Example, change in life and residual value of asset, change in tax liability जो अभी इंटरप्रिटेशन की वजह से चेंज हो रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कितने सालों में हम राइट ऑफ करें, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीशन का परसेंटेज निकालने का तरीका, वारंटी में एस्टिमेशन, लाइबिलिटी में, है ना, ये सब एस्टिमेट है। इवन हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% बनाते थे, अब 7% बना रहे हैं, 3%, ये भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। व्हाट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? So accounting policies are the specific accounting principle and method applying those principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements. Accounting policy change आप जब मर्जी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं जब मर्जी चेंज कर दो ना। आप कब चेंज करेंगे? लॉ कहेगा आपसे कि आप चेंज करिए। जैसे आप लीफो मेथड लगाते हो स्टॉक की वैल्यूएशन में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। AS2 ने कहा फीफो लगाओ, वेटेड एवरेज लगाओ, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाओ, है ना। या एक हमारा था जो जो छोटे मोटे बिजनेस में हमारा था रिटेल प्राइस मेथड लगाओ, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करके। लीफो के लिए AS2 ने कहा नहीं कि लगाओ, तो अब आपने AS2 जब आया तो आपने लीफो की बजाय फीफो में कन्वर्जन करा, तो कर सकते हो आप, क्योंकि ये पॉलिसी है कि आप मेथड ऑफ जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी कौन सा ले रही है, अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये एस्टिमेट नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है या लॉ, ऊपर फर्स्ट ये तो सेकंड पॉइंट बता दिया मैंने। फर्स्ट पॉइंट है जैसे कंपनी लॉ में कोई चेंजेस आया उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। When it is considered that the change would result in a more appropriate presentation of financial statement, या आपको लग रहा है कि जो नई पॉलिसी आप अपना रहे हैं उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा बढ़िया बनेगी, ज्यादा, तो आप कर सकते हैं, है ना। The following are not change in accounting policy. The adoption of an accounting policy for event or transactions that differ in substance from previously occurring events or transaction. For example, introduction of a formal retirement gratuity scheme by an employer in place of ad hoc ex gratia payment to the employee on retirement. तो ये क्या कर रखा है, पहले तरीका ही पूरा चेंज कर दिया है इन्होंने। इन्होंने क्या करा कि पहले ad hoc ex, जब कोई रिटायर होता था तो उसको पेमेंट कर देते थे, अब इन्होंने क्या करा कि ये ग्रेचुटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, तो न्यू इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। ये दा है।
द एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजिशन विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली। मतलब कहने का मतलब है कि देखो, इसे ऐसा समझो, आपका घर है, घर के अंदर कमरे बने हैं, एक कमरा तोड़कर दूसरा बनवा रहे हो, ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है। एक ऊपर एक मंजिल बना रहे हो जो घर था ही नहीं, वो पहली बार बना रहे हो, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज का मतलब पुराने की बजाय नया। ठीक है, एनी चेंज, क्योंकि अगर नया ला रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज होने की, लॉ के कहने की दिक्कत ही नहीं है। आप नया ला रहे हैं तो ला सकते हैं। चेंज के लिए आपको देखना पड़ेगा क्यों चेंज है, चेंज करना अलाउ नहीं है आराम से। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका मटेरियल इफेक्ट है उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इम्पैक्ट एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट ईयर में और फ्यूचर में सबको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर असर्टेनेबल नहीं है फुली और पार्टली तो भी इंडिकेट करके बताना पड़ेगा कि कितना चेंज है, ये हम बता नहीं पा रहे हैं अभी। इफ ए चेंज इज मेड इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज नो मटेरियल इफेक्ट फॉर द करंट ईयर बट इन द फ्यूचर इफेक्ट, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। इस साल नहीं है फर्क, लेकिन फ्यूचर में काफी चेंजेस आएगा, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी consequent upon the adoption of accounting standard should be accounting for with the specific transitional provision। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नया आता है तो वो बताता है, ट्रांजिशनल प्रोविजन कहता है जो अभी से लोग पुराना मेथड अपना रहे हैं वो नए में आए तो उन्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है वो सब एएस में बताया। However, disclosure requirement by paragraph 32 of the accounting standard should be made unless the transitional provision of any other accounting standard require the alternative disclosure। तो कहने का मतलब है आपको बताना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस आया है। इलस्ट्रेशन 5, बी लिमिटेड ने has been including interest in the valuation of closing stock। ये क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन करते हुए इंटरेस्ट को भी लेते थे, है ना। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि AS2 को फॉलो करेंगे जो मना करता है कि इंटरेस्ट को आप नहीं ले सकते, तो इन्होंने हटा दिया। इससे इनका प्रॉफिट 8 लाख रुपए कम हो गया, इंटरेस्ट 8 लाख रुपए नहीं ऐड करा। तो डिस्क्लोजर जरूरी है, बताना पड़ेगा कि हम AS2 को फॉलो कर रहे हैं और उस वजह से हमने क्लोजिंग स्टॉक में 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं लिया जो हम पहले लेते थे, इसलिए इस साल के प्रॉफिट पे 8 लाख का इफेक्ट आया है। फ्यूचर के प्रॉफिट्स पर इतना या इससे ज्यादा जो भी अमाउंट आप अंदाजा लगाएंगे वो बताना पड़ेगा, इतना इफेक्ट आने की उम्मीद है। वैसे आने वाले सालों में इतना इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में भी नहीं आएगा इंटरेस्ट, क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं आएगा, तो वो सेट ऑफ सा हो जाएगा। पहला साल जिसमें हमने क्लोजिंग में नहीं लिया लेकिन ओपनिंग में लिया था उस पे ही इफेक्ट आता है ना। C Limited was making a provision for non-moving stock based on the issue of last 12 years here to now it wants to make provision based on technical evaluation। पहले क्या करते थे, जैसे कोई पुराना माल है पड़े 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 12 महीना हो गया तो हम उसके लिए लॉस का प्रोविजन बना देते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, अब हम टेक्निकल इवैल्यूएशन कराएंगे। हमारा 7 करोड़ रुपए का स्टॉक है, अगर हम 12 महीने तक जो यूज नहीं हुआ उसका प्रोविजन बनाए तो हमें 10 लाख रुपए का प्रोविजन बनाना पड़ेगा लॉस का, और अगर हम टेक्निकल इवैल्यूएशन करते हैं तो 9 लाख का बनाना पड़ेगा। डज इट अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। द चेंज डज नॉट मीन इन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक शुड बी मेड। तो पॉलिसी क्या है कि हम नॉन मूविंग स्टॉक के लिए प्रोविजन बनाए या ना बनाए। मेथड इज ओनली गाइडलाइन and the better way of estimating the provision of for moving stock, further the amount of difference is also not material। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो आप, और अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 7 करोड़ में 1 लाख का आ रहा है, ये तो बहुत मटेरियल माइनर सा चेंज है। आप चाहें तो डिस्क्लोज कर सकते हैं लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
शो द प्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट ईयर हमारा स्टॉक ओवर वैल्यूड था। इंश्योरेंस क्लेम हमने लास्ट ईयर करा, इस साल मिला 820। चेंज ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। देखिए पिछले साल स्टॉक हमने 7,30,000 ज्यादा लिखा। प्रायर पीरियड आइटम कहते हैं पिछले पीरियड का एरर और ओमिशन, गलती है ना आपकी है। तो क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है, तो इसे आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, है ना। इंश्योरेंस क्लेम लास्ट ईयर किया, इस साल मिला और हमने इस साल लिखा। अगर पिछले साल किया और जो उम्मीद थी वो तो मिलना लिखना चाहिए था, तो ओमिशन है या नहीं। तो एक तो ओमिशन है, ओमिशन की वजह से क्या है, ये प्रायर पीरियड आइटम है। और एक्सेप्शनल आइटम भी है, हैवी अमाउंट है जो कभी कभी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, एक्सेप्शनल है, क्योंकि बिजनेस में क्लेम लेम चलते रहते हैं। तो एक्सेप्शनल आइटम भी है, तो इसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। फीफो से वेटेड एवरेज, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना गया है। चेंज इन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, SLM to WDV, WDV to SLM is also change in accounting policy, and FIFO LIFO ये भी change in accounting policy माना जाता है। The detail of change, reason and financial effect should be disclosed। क्यों चेंज कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट इस साल आ रहा है, आने वाले सालों पे सब बताना पड़ेगा। डी लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट किया है एम्प्लॉय की यूनियन से, रिवीजन ऑफ वेजेस इन जून 2021, और जो चेंज होगा वो 2007 से चेंज होगा, मतलब 4 साल बैक डेट से। और ये जो अमाउंट आया है ये 80 लाख रुपए का अमाउंट है ना। और जो इस साल का अमाउंट है वो 7 लाख है। हमें बताना है कि इसका क्या करें। देखो प्रायर पीरियड आइटम किसे कहते हैं, क्या ये एरर है, नहीं। क्या ओमिशन है, देखो ये तो थी नहीं, ये तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अब पता चला है, पहले तो था ही नहीं। पहले कोई चीज थी और छूट गई उसे ओमिशन बोलते हैं। इट इज गिवन द रीजन टू प्लेस इन जून विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, द एरियर wages payable for the period cannot be taken as error or omission। तो ये हम प्रायर पीरियड आइटम तो बोल नहीं सकते। जो एडिशनल लाइबिलिटी हमारी जनरेट हुई है 80 लाख रुपए पिछले सालों तक की और 7 लाख रुपए इस साल की, वो करंट ईयर की वेजेस में आपको लिखनी पड़ेगी। ये है कि एडिशनल वेजेस जो आई है वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, लेकिन अमाउंट एक्सेप्शनल है, एबनॉर्मल अमाउंट है। एक्सेप्शनल मतलब एबनॉर्मल कह सकते हो आप, है ना। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है, क्योंकि बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी से रिलेटेड है। हाउएवर वेजेस पेबल फॉर द करंट ईयर इज नॉट प्रायर पीरियड, और डिस्क्लोज की भी जरूरत नहीं है इस साल की, लेकिन पिछले साल की आइटम को आप बता सकते हैं कि भाई इतनी अमाउंट है और ज्यादा अमाउंट है, इस वजह से आई है रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन ना तो वो प्रायर पीरियड आइटम है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्सेप्शनल कह सकते हैं, उसे आप बता सकते हैं। Notes for the students: change in method of depreciation SLM to WDV or vice versa is a change in accounting policy, but change in rate of depreciation in life is not a accounting policy change, it is a change of accounting estimate। SLM 10 से 5%, 5 to 10% change in accounting estimate, SLM to WDV change in accounting policy। चेंज इन अकाउंटिंग वैल्यूएशन फीफो टू वेटेड एवरेज वगैरह ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। Wrong calculation or depreciation or wrong grouping of asset is prior period item, error है। Attachment of property by court or loss of asset is a natural calamity, is an extraordinary item क्योंकि business से related नहीं है। Theft of inventory in the previous year but deducted, तो ये omission हो गया पिछले साल का, तो prior period item माना जाएगा। Wrong counting of closing stock prior period item माना जाएगा, error है। चेंज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है।
However, if the firm were to create provision which was not in practice in the past, is a change in accounting policy. पहले लगाता ही नहीं थे, अब लगा रहे हो तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। 10% से 5 से 10 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इन्वेस्टमेंट नॉन एडमिशन ऑफ ए क्लेम बाय टैक्स अथॉरिटी राइटिंग ऑफ गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस are not extraordinary items, these are exceptional items. इनकम स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे? जो आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और उसमें एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्रायर पीरियड आइटम सबको अलग अलग आप दिखा दीजिए ताकि पता चल जाए कि क्या है। डिस्क्लोजर आपको बताना पड़ेगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट किया, प्रायर पीरियड आइटम, एक्सेप्शनल आइटम एस्टिमेट, वो सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था AS5, AS4 एंड 5 दोनों ठीक ठाक हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं और ठीक है, यूजफुल हैं, तो आपको इनको अच्छे से